एक 55 वर्ष की महिला अपने घर से बाजार के लिए निकलती है, लेकिन घर पर जो झोला है वो भूल जाती है और लौट करके आधे रास्ते से जब वो घर लौटती है तो देखती है जो उसकी भतीजी है, जिसकी उम्र 27 वर्ष की है, वो नग्न अवस्था में है और बेहद आपत्तिजनक स्थिति में एक पुरुष के साथ में लिपटी हुई है। और जब जैसे ही वो दरवाज़ा खोल करके अंदर जाती है और उस व्यक्ति का बाल पकड़ करके पीछे से जब खींचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और पैरों तले ज़मीन खसक जाती है, क्योंकि वो पति कोई और नहीं, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका पति होता है। इन दिनों की कहानी के बीच में शादी होती है उस लड़की की, लेकिन उस लड़के के साथ में कुछ ऐसी वारदात हो जाती है जिसे सुनने के बाद में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन लड़कियों को हो क्या गया है। शादी के महज 1 महीने 2 महीने भी नहीं बीत पा रहे हैं, जो कि पहले 7 जन्मों की बातें की जाती थी, लेकिन आज 7 दिन भी नहीं बीत पा रहे हैं और पति की हत्या करवा दे रही है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार प्रदेश के औरंगाबाद की, जहाँ पर रात्रि के तकरीबन शाम के तकरीबन 4 बज रहे होते हैं, तभी फ़ोन आता है कि माँ, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाला हूँ। और जैसे ही वो कहता है कि आप मेरे घर से दोनों छोटे छोटे जो उसके जो छोटे भाई हैं जो बाइक चला लेते हैं, वो कहता है कि उनको स्टेशन भेज दीजिए। घर से काफ़ी दूर तो है नहीं, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही रेलवे स्टेशन है, तो आप वहाँ पर भेज दीजिए। वो दोनों आएंगे तो बातचीत करते हुए मैं भी उनके साथ में चले आऊँगा। दोनों भाई मोटरसाइकिल उठाते हैं, अपने बड़े भाई को लेने के लिए स्टेशन चले जाते हैं। और स्टेशन पर वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हुए जब देखते हैं कि जो ट्रेन है वो आ चुकी है, और जा कर के उस बोगी के पास में खड़े होते हैं जिस बोगी में उसकी टिकट थी। अब वो लड़का जो है जब ट्रेन से उतरता है, उसका नाम होता है प्रियांशु, उसको छोटू के नाम से कहा जाना जाता है। वो दोनों पहुंचते हैं, दोनों अपने भाई को स्वागत करते हैं, दोनों बैग उठा लेते हैं और लेकर के बाइक पे चलना शुरू करते हैं। कुछ दूर आते हैं। 24 जून 2025 की ये बात है। शाम के समय पर अचानक से बाइक से 2 लोग और आते हैं और आने के बाद में उस व्यक्ति से पूछते हैं कि अरे यार, मुझे एक ऐसे बड़रमा गाँव में जाना है, कहाँ से रास्ता मिलेगा। वो तीनों लड़के जो हैं वो बैठे रहते हैं। तभी उसमें से जो बीच वाला लड़का है वो बताना शुरू करता है, कहता है कि मैं बताता हूँ, ये दोनों तो छोटे हैं, इनको इतनी पता जानकारी नहीं है, तुम आगे जाना, आगे से एक पीपल का पेड़ मिलेगा और वहाँ से तुम मुड़ जाना। इस तरीके से वो बता रहा होता है। तभी वो दोनों उस फोटो को अपने मोबाइल्स में देखते हैं और मिलाते हैं और तुरंत पिस्टल निकालते हैं और अपने पिस्टल से धाए धाए 7 गोलियाँ उसके शरीर में अलग अलग हिस्से पर दाग देते हैं। गोलियां दागने के बाद में वो जो दोनों भाई, एक मोटरसाइकिल चला रहा था, उसका जो बड़ा भाई है बीच में बैठा हुआ था और दोनों एक पीछे बैठा हुआ था, ये दोनों भी उतर करके उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइक सवार दोनों बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। अब ये दोनों अपने भाई को लेकर के तुरंत नज़दीकी अस्पताल मगध नगर में पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद में हॉस्पिटल में पता चलता है, डॉक्टर कहते हैं कि अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है, अब तुम तुरंत पुलिस को सूचना कर दो। पुलिस नज़दीकी स्टेशन पे सूचना किया जाता है, जहां पर मृत्युंजय उपाध्याय जो SHO रहते हैं वो भी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस कप्तान को इसकी सूचना दी जाती है। मौके पर भारी भरकम पुलिस महकमा लग जाता है। जांच पड़ताल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तमाम CCTV फुटेज खंगालने पुलिस प्रशासन करना शुरू कर देती है। और साथ साथ में जो ये लड़का है उसके साथ में जो दोनों लड़के, एक का नाम जिसमें सोनू है, दूसरे का नाम अनूप है। अब पुलिस पहले इनसे पूछताछ शुरू करती है कि आखिर 7 गोलियां मारी और तुम्हारे शरीर में एक भी चोट के निशान नहीं है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग भी तो शामिल नहीं हो। अब वो दोनों कहते हैं कि नहीं साहब, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी बड़ी माँ ने कहा कि जा कर के अपने भैया को ले आओ, इसलिए हम घर से निकल गए थे। अब हमें क्या पता था कि इस प्रकार से ये इस वारदात को कुछ लोग आकर के बिना रास्ता पूछने के बहाने से मेरे भाई को मार डालेंगे। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। अब पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है, इनका कॉल डिटेल निकालती है, इन लड़कों का कॉल डिटेल निकालती है। अब लड़के जो हैं अपना मोबाइल दे देते हैं, दोनों लड़के अपना मोबाइल जमा करवा देते हैं। वहीं पर प्रियांशु का भी मोबाइल पुलिस जब्त कर लेती है। और प्रियांशु को जब CDR निकालती है तो पता चलता है कि प्रियांशु ने अपनी पत्नी को कई दफ़ा, तकरीबन 50 से 60 दफ़ा फ़ोन किया था। अब फ़ोन करने के बाद में पुलिस को थोड़ा बहुत अब शक उसकी पत्नी पर शुरू हो गया। पुलिस को लगने लगा कि जिस प्रकार से राजा रघुवंशी की हत्या सोनम रघुवंशी ने करवा दी, वहीं पर जिस प्रकार से देखा गया कि 15 टुकड़े काट करके उसकी पत्नी ने ड्रम में पैक करवा दिया सीमेंट डाल करके, तो इसमें भी क्या उसकी पत्नी शामिल है। ये सोच करके पुलिस ने
उसकी पत्नी को थाने बुलाया। थाने पर आने से उसने कई बार आनाकानी की, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पेश आई तो उसे थाने आना पड़ा। थाने पर थाना नबीनगर जब वो पहुंचती है, अब पुलिस ने उससे जांच पड़ताल करना शुरू किया। जांच पड़ताल में पता चलता है कि ये लड़की, इसकी भी उम्र तकरीबन 27 से 28 वर्ष है और इसकी शादी 11 मई 2025 को हुई थी। और शादी बड़ी धूमधाम से, बड़े मान सम्मान तरीके से लड़का अपनी बारात लेकर के गया था प्रियांशु, और बड़ी खुशी से शादी तय हुई थी। अब लड़की से पुलिस पूछताछ करती है और कहती है कि अगर सीडीआर निकालने में पता कुछ चला है और हमें भी तुम्हारा मोबाइल का सीडीआर निकलवाना है, यानी कि फ़ोन नंबर बता दो और हमें सीडीआर निकालना है ताकि तुम्हारी भी जानकारी ली जा सके कि आखिर क्या माजरा है। लड़की तो पहले आनाकानी करती है, कहती है कि मैं नहीं दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई इससे विवाद नहीं, अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी सही से तो हम एक दूसरे के साथ में रहे भी नहीं हैं। सारी बातें जब बताती है, पुलिस वालों को शंका जो है वो धीरे धीरे यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। पुलिस जब सख्ती से पेश आती है, मोबाइल अपने हाथ में उससे जब ज़बरदस्ती करके महिला पुलिस छीनती है और जब उससे बातचीत करना शुरू करती है और जब कॉल डिटेल निकाला जाता है, तो उसी दौरान जब 50 दफ़ा फ़ोन इसने प्रियांशु से बात की थी, उसी दौरान 2 अन्य व्यक्तियों से भी इसकी बातचीत चल रही थी। अब पुलिस ने पूछना शुरू किया कि अब तुम बताओ सच बात क्या है। लड़की बताती है कि मेरा नाम गुंजन सिंह है और मेरे माता पिता ने मुझको बचपन से ही अपने बुआ और फूफा जी के घर पर रख रखा था, और वो जो उसके फूफा जी हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए उससे अपने घर पे ले आए थे। पढ़ाई लिखाई का सिलसिला सारा सब कुछ उसके घर से ही चल रहा था। इस दौरान उसकी उम्र 14 से 15 वर्ष थी और फूफा जब उसे लेकर के घर पे आए थे, तब से ही अपने घर पर उसे आगे की पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे। आगे की देख रेख सारी वो फूफा के हाथ में ही था। और फूफा जिसकी उम्र 60 वर्ष है, फूफा का धीरे धीरे जो मन है, जिसमें फूफा का नाम जीवन सिंह है, अब जीवन सिंह का जो मन धीरे धीरे अपनी भतीजी की तरफ डोलने लगा, क्योंकि भतीजी उसके सामने ही 17-18 साल की जब सयान होने लगी तो पूरी तरीके से जीवन सिंह उस पर फिदा होने लगा। और जीवन सिंह अपनी अवस्था को भूल गया, अपनी रिश्तों को भूल गया। उसने अपनी भतीजी के साथ में अवैध संबंध बनाना शुरू कर दिया। उसे जो भी चाहिए होता था वो तुरंत उपलब्ध करा देता था। महंगे से महंगे कपड़े, महंगे से महंगे घड़ी, महंगे से महंगे मोबाइल, सैंडल, हर एक चीज़ मुहैया करवा देता था। कॉलेज में जब वो जाती थी तो लड़कियां देख करके ये सोचती थी कि कितनी करोड़पति घर की है, कितने बड़े घर की है, इतने सारे इसके पास आलीशान चीज़ें हैं और बाकायदा स्कूटी से आती है। तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। धीरे धीरे गुंजन को भी अपने फूफा बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे और इसी तरीके से इनका संबंध तकरीबन 8 से 10 वर्षों से ऐसे ही चल रहा था। किसी को भी जानकारी इसकी नहीं लग पा रही थी। तभी अचानक से उसकी बुआ, जो कि अपने घर से खरीदारी के लिए बाज़ार जाती है, और बाज़ार से जाते समय बीच रास्ते तक वो जब टेम्पो से जाती है तो वो अपना मजबूत वाला झोला घर पर ही भूल जाती है और साथ में पर्स भी भूल जाती है, क्योंकि पर्स के अंदर ही झोला रखा हुआ था। अब वो सोचती है कि आखिर खरीदारी करूंगी कैसे। वो वापस टेम्पो पकड़ करके घर जैसे ही आती है, यहाँ पर निश्चिंत होकर के बुआ और भतीजी, फूफा और भतीजी एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। फूफा जो था वो पूरी तरीके से बेधड़क था, क्योंकि उसे पूरी तरीके से, क्योंकि 8 से 10 वर्षों तक वो इसी तरीके से संबंध बनाते थे और उसकी बुआ को ज़रा भी उसकी भनक नहीं लगती थी। इसी कारण से उन्होंने अपने कमरे का तो दरवाज़ा बंद कर रखा था, अंदर से कुंडी लगा रखी थी, लेकिन बाहर का कोई भी गेट हो चाहे दरवाज़ा हो उन्होंने जल्दबाजी में लगाया नहीं था। और जैसे ही उसकी बुआ अंदर आती है, और उनकी खिड़की भी खुली हुई थी क्योंकि शायद लाइट या किसी कारणवश से पंखा वगैरह नहीं चल पा रहा था, और उन्होंने खिड़की खोल रखी थी ताकि हवा आ सके। और ऐसे में जब बुआ वहाँ पहुँचती है तो देखती है घर के अंदर सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ है। आखिर उसकी भतीजी कहाँ गई, उसके पति कहाँ गए। वो जा करके जब कमरे में देखती कि कमरा जो है अंदर से बंद है और अंदर से खिलखिलाने की आवाज़ आ रही है, अंदर से सिसकियाँ भरी आवाज़ें आ रही हैं। उसका पति भी ज़ोर ज़ोर से, जो उसकी भतीजी है वो कुछ अलग आवाज़ निकाल रही है। ऐसे में जब वो वहाँ पहुँचती है, खिड़की से जब देखती है तो उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है। वो चौंक जाती है, वो चकित हो जाती है कि आखिर ये मेरी भतीजी कर क्या रही है। अब भतीजी उसकी पूरी तरीके से नग्न अवस्था में थी, बिना कपड़े की थी। वहीं पर उसका जो पति था वो भी पूरी तरीके से नग्न अवस्था में बिना कपड़े का था। अब वो अपनी भतीजी को तो पहचान रही थी, लेकिन उस पुरुष को नहीं पहचान पा रही थी, क्योंकि पुरुष का मुंह ढका छुपा हुआ था। वो जोर जोर से चिल्लाती कि आखिर दरवाज़ा खोलो। आखिरकार उसकी भतीजी दरवाज़ा खोलती है, अपने कपड़े पहनती है, लेकिन उसका
जो पति है, जो उसका फूफा है, वो मुंह चुराए हुए दीवार की तरफ देखता है, लेकिन उसकी जो बुआ है जब अंदर जाती है और जोर से उसके बाल पकड़ के अपनी तरफ खींचती है तो देखती है कि उसका पति है। अब वो पूरी तरीके से वहीं पर रोने लग जाती है, बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है वो अपने भाई को फ़ोन लगाती है और कहती है कि अब तुम्हारी बच्ची जो है वो सयान हो चुकी है, 27-28 साल की हो चुकी है, अब इसकी शादी जल्द से जल्द करवा दो और जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखना शुरू करो, क्योंकि अब ये इस घर में रहने लायक नहीं है। और जैसे ही अगर ये बात बाहर फैली, ना तो इसकी शादी हो पाएगी बल्कि समाज में हम लोगों की बड़ी थू-थू होगी। उसका भाई भी समझ जाता है, उसका भाई उसे अपने घर बुला लेता है। लेकिन वहीं पर जीवन सिंह, जो उसका फूफा 60 साल का है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और जो लड़की है वो भी कहती है कि गुंजन सिंह, वो भी कहती है कि नहीं, मैं फूफा के बिना नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मनाने के बाद में वो लड़की मान जाती है और प्रियांशु, जो कि बहुत अच्छा लड़का है, कमाने धमाने वाला लड़का है, उससे उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है। और जैसे ही शादी फिक्स होती है, गुंजन जब वरमाला डाल रही होती है तभी से वो ये ठान लेती है। 7 वचन हो रहे होते हैं, पंडित जी जब 7 वचन करवाते हैं तो वहीं पर वो हर वचन पे उसे मारने की योजना बना रही होती है। पूरी तैयारी सेट थी, पूरा मामला सेट था। तब जा करके उसका जो फूफा है वो देखता है कि जब से उसकी शादी हो गई है, 3 से 4 दिन तक कोई उससे न फ़ोन से बातचीत हो पा रही थी, न कोई संपर्क हो पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन लड़की जब अपने घर पे आती है दोबारा, फूफा जा कर के उससे मिलता है और दोनों मिल कर के पूरा प्लान तय करते हैं। फूफा झारखंड से 2 बदमाशों को हायर करता है, उन्हें सुपारी देता है, लड़की से अपने दूल्हे का फ़ोटो मंगवा करके उनके व्हाट्सएप पर भेज देता है। उन्हें फ़ोटो मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, पूरी बंदूक और सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। वो झारखंड से आते हैं और लड़की को पूरा नंबर वंबर दे दिया जाता है। अब लड़की पूरी तरीके से उन बदमाशों के संपर्क में आ चुकी थी। हत्या का पूरा योजना इन लोगों ने बना लिया था। अब लड़की को जैसे ही पता चला कि लड़का अपने घर नबीनगर जाने वाला है, स्टेशन पे जाने वाला है, उतरने वाला है, इस दौरान उसने उसके घर से लगा करके ट्रेन के हर एक स्टेशन को पे उसके बात की और बात करते करते हर पल पल की अपडेट उसको दी। और आखिरी अपडेट जब वो देती है, वो बताती है कि रेलवे स्टेशन पे उतरने वाला है। और उसने बताया है कि उसके साथ में उसके 2 भाई भी आ रहे हैं, जो कि मोटरसाइकिल पर उसको लेने के लिए आ रहे हैं। पहले तो प्लानिंग इनकी यही थी कि हम दोनों 2 भाई बनकर जाएंगे लेकर के इसको और इसकी हत्या कर देंगे। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसके 2 भाई भी आ रहे हैं, जो कि जिसका नाम सोनू और अनूप है, तो इसे सावधानीपूर्वक उनसे पेश आना होगा। अब इन लोगों ने जब देखा, दोनों ने जो झारखंड से आए हुए थे, दोनों बदमाशों ने जब उससे देखा और देखने के बाद में उसका पीछा करने लगे, उसकी रेकी करने लगे। जब थोड़ी दूर जब जाते हैं और वहीं पर एक गांव का नाम, गांव का एड्रेस पूछना शुरू करते हैं और वहीं से जैसे ही प्रियांशु बताना शुरू करता है तो वो फ़ोटो मिलाते हैं पहले तो खोल करके मोबाइल में। जब उन्हें पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि यही प्रियांशु है, इसी की हमने सुपारी ली है, इसी की हमें हत्या करनी है, तो तुरंत गोली पिस्टल निकालते हैं। धड़ाधड़ गोली उसके चेहरे पे, उसके मुंह पर, उसके खोपड़ी पर अलग अलग गोलियां दागना शुरू करते हैं और तुरंत उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। दोनों के दोनों जो बदमाश है, दोनों अपराधी फरार हो जाते हैं। पुलिस के सामने पूरा मामला चिट्ठा खुल चुका था, परिवार के सामने चिट्ठा खुल चुका था, तमाम अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह ये जानकारी जा चुकी थी। और 24 जून 2025 की घटना है और तकरीबन 26-27 जून को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में फूफा जो है अभी तक फरार चल रहा है, हो सकता है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। अभी तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि आज इन लोगों ने मिल करके कितनी परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर ये लड़की, ये फूफा अगर चाहते तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में भाग भी सकते थे। आखिर उस लड़के का, जिसकी अभी 11 मई को ही शादी हुई थी, और उसके साथ में इतनी दुर्दांत तरीके से उसकी हत्या करवा दी, आखिर उसके परिवार का क्या होगा। और एक खुशहाल जीवन जी रहा प्रियांशु इस दुनिया से जा चुका है। आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर अपने नाम लेने की जिज्ञासा की है, जिसमें से आजमगढ़ से रोहित कुमार, बनारस से राजेश विश्वकर्मा है। दोनों को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।